ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। तो कार्यक्रम के आरंभ में सबसे यही आग्रह है कि आप टीका जरूर लगवाएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। ये जो 3 चीजें हैं, अगर आप इन्हें करते रहेंगे और जो पिछले लगभग 1.5 साल 2 साल से भी ज्यादा से हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, अगर इन चीजों का आप पालन करेंगे तो आप कोरोना महामारी से अपने आप को काफी हद तक बचाए रख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, वो हम आपको लगातार इस कार्यक्रम में बताते रहते हैं। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को कोरोना से बचा के रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है और परिवार को सुरक्षित रखना है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर रमन शर्मा। डॉक्टर रमन, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर रमन, देश भर में कोरोना की स्थिति अब लगभग नियंत्रण में है। कहीं कहीं से खबरें आ जाती हैं कि वहां पे मामले बढ़ गए हैं। तो क्या अब हम ये समझे, कार्यक्रम का आरंभ हम इसी प्रश्न से कर रखे हैं, क्या अब हम ये समझे कि कोरोना में हम जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात करते थे वो आ गई है? कोरोना की जो तीसरी लहर है जिसका लगातार चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, वो कम से कम क्या भारत में अब नहीं आएगी? डॉक्टर रमन जी, मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि कोविड जो है इन्फेक्शन की दर कम हो गई है, पर इसी के साथ वायरस एक संदेश दे रहा है कि आपको सावधान रहना है। अगर अपन सावधान रहेंगे और तो सेकेंड जैसे कि कम हुई है तो उसको मेंटेन करना है अपने को, और मेंटेन करने के लिए जैसा आपने बताया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सारी चीजें अपने को पालना करनी है। अभी अपने को ये समझना कि बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ये ऐसा वायरस है, ये उछल के वापस आ सकता है। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि काफी कम हो गया है, पर अपने को निश्चिंत नहीं बैठना है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी जारी है, और लड़ाई में अगर अपन जंग जीत रहे हैं तो अपने को एकदम कॉम्प्लेसेंट या एकदम बेरुखी नहीं रखनी है। अपने को वही पालना करनी पड़ेगी जो पहले अभी तक करते रहे, जिसके कारण अपनी जीत हुई है। तो थर्ड वेव का एक कंटिन्यूशन, जो सेकेंड वेव खत्म हो रही है, तो थर्ड वेव को प्रिवेंट करना अपना सबों का मकसद होना चाहिए, और उस मकसद के लिए अपने को जो भी सरकारी निर्देश हैं उसकी सख्ती से पालना करनी चाहिए। जी डॉक्टर रमन, आम जनता में कभी कभी ये प्रश्न उठ जाता है कि हम मास्क लगा के रखा हुआ है, 2 गज की सुरक्षित दूरी है, हाथ और चेहरा साफ करते हैं, कोरोना के केसेस भी अब लगातार कम हो रही हैं, ऐसे में फिर वैक्सीनेशन का क्या रोल रह जाता है? फिर अब सबसे जरूरी चीज इन 3 चीजों के बावजूद एक वैक्सीनेशन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्कैफोल्ड है, मतलब यानी कि आधारशिला है वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी के लिए। अपन ने देखा है कि सीरो सर्वेलेंस में बच्चों में एंटीबॉडीज 50% तक बन गई है। इसका मतलब है कि ज्यादा गंभीर होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए अपने को सीरो सर्वेलेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपने को हर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा सा एडल्ट्स में भी और बढ़ाना है। जी, बढ़ाना कैसे हो सकता है? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो है ही है। दूसरा, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जिनको हो गया है उनकी इम्यूनिटी आ जाती है। तीसरा, वैक्सीनेशन सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है। वैक्सीनेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि गंभीर बीमारी से बचना। इन्फेक्शन तो गले का भले ही हो जाए, पर वो लंग्स में निमोनिया नहीं करेगा। तो 95 to 100% चांसेस ऐसे रहेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद, दोनों वैक्सीनेशन के बाद, जिसने इंडिविजुअल ने वैक्सीनेशन लिया है उसको गंभीर संक्रमण नहीं होगा, या कॉम्प्लिकेशन जो कोविड के इतने खतरनाक है वो नहीं होंगे। तो वैक्सीनेशन अब प्राइम इम्पोर्टेंस है। जल्द से जल्द जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, जहां भी वैक्सीन आ गया है
वो लगाई जाए। बट थोड़ा सा लैग यहाँ हो जाता है कि वैक्सीनेशन की सप्लाई, क्योंकि अपनी आबादी बहुत ज्यादा है, वैक्सीनेशन की सप्लाई उतना एट पार नहीं हो पा रही है। तो जहां से पे अपॉर्चुनिटी मिले जल्द से जल्द अपने को दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन लगवानी चाहिए, चाहे जो भी वैक्सीन हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, सब इक्वल है। जी डॉक्टर रमन, वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान को शुरू हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं। ऐसे में 7 महीने पहले जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज उन्होंने लगवा ली हैं, अब उनका क्या रोल होना चाहिए कि क्या उनके अंदर एंटीबॉडीज जो बने थे वो क्या कम होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस पर कोई रिसर्च नहीं है, या एज इट इज? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। अभी दुनिया में इसके बारे में स्टडीज चल रही हैं। आज की तारीख में इसके बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है। कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है कि बूस्टर डोज लगाया जाए, कुछ जगह आ रहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अपन अगर इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन फ्लू के वायरस को देखें, आपने देखा होगा कि हर साल ये वैक्सीनेशन लगता है, एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। तो इसलिए ऐसा प्रपोज्ड है कि हर साल शायद लगाना पड़ जाए। अभी कहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा कि आपको 9 महीने बाद या साल भर बाद एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी या नहीं। जब तक साल भर पूरा नहीं हो जाता, जैसा आपने बताया कि 7 महीने हुआ है, 9 महीने से 12 महीने बाद एंटीबॉडी टाइटर देखा जाएगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टी सेल फंक्शन, जो कि बड़ा मुश्किल है मेजर करना। तो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आएगा कि 12 महीने बाद जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको कैसा इन्फेक्शन हुआ है जो वैक्सीनेटेड है। तो अभी तक इसमें स्टडीज चल रही हैं। अभी कहना इसके लिए प्रीमेच्योर होगा कि अपने को बूस्टर डोज, एनुअल बूस्टर डोज लगवानी है या नहीं। जी डॉक्टर रमन, अभी भी कभी कभी लोगों में घबराहट हो जाती है कि दोनों वैक्सीन हो भी गए हैं, अगर उनको हल्का सा भी जुकाम होता है या बुखार आता है तो सीधा उन्हें यही नजर आता है कि भाई कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये थोड़ा सा बस सावधानियां बरतने की जरूरत है। ऑब्वियसली अब आज की तारीख में अगर किसी को होता है तो सबसे पहले डॉक्टर भी यही सोचेगा कि कोविड कहीं रीइंफेक्शन, जो जिसको वैक्सीनेशन ब्रेक थ्रू कहते हैं, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। 0.1% चांस होता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो। हालांकि अगर इन्फेक्शन होता है तो वो गले में ही रह जाता है और दूसरों को अंदर गले में निमोनिया बना लंग्स में पहुंचने में वो प्रिवेंट कर लेता है। तो सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आजकल क्या है कि थोड़ा सा मौसम में बदलाव हो रहा है, तो दूसरे वायरसेस जो है, नॉर्मल जो वायरस हर साल आते थे कोविड से पहले, वो भी तो आते थे जी। तो हो सकता है वो इन्फेक्शन हो। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन हुआ है तो उसमें बहुत चिंता करने की बात नहीं है। उसमें एक तो सबसे पहले निश्चिंत रहे कि कोविड कभी खतरनाक तरीके से नहीं उन पे अटैक करेगा। दूसरा, वो सेफ है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं। नॉर्मल जुकाम डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और 1-2 दिन इंतजार करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। इस बीच यमीन भाई गाजियाबाद से हमसे जुड़ चुके हैं, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। नमस्कार यमीन जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला जोड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले तो पेशेंट 32-35 हजार थे और आज 41,000 कुछ हो गए हैं। क्या ये तीसरी लहर का संकेत है? मैं ये जानना चाह रहा था सर से। डॉक्टर रमन, बहुत ही बेसिक सवाल है इनका भी, यही है कि हालांकि केसेस 40,000 के आसपास ही रह रहे हैं, तो क्या ये तीसरी लहर के संकेत हो सकते हैं? जी, ऐसा अभी कहना मुश्किल होता है कि लहर का ऑब्जर्वेशन के लिए कम से कम 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का पीरियड जरूरी है। अब ये सेकेंड लहर ही चल रही है, ये अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत चल रहे हैं। कुछ स्टेट्स में हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं, पर इसको अभी कहा जाए कि पूरे देश भर में तीसरी लहर आ रही है, ये उचित नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा कि कैसा बिहेवियर है इस वायरस का, और सारी सावधानियां अपन बरतें तो शायद थर्ड वेव ना भी आए। डॉक्टर, कहा जाता है कि वायरस जो है अपना रूप बदल लेता है, इसके नए वेरिएंट होते हैं। पहले कोरोना था, फिर डेल्टा, अब डेल्टा प्लस। ऐसे में जब ये डेल्टा प्लस हो गया तो जो पहला वाला वायरस था डेल्टा था, वो क्या समाप्त हो गया या अब दोनों ही वायरस इस समय मौजूद है? नहीं, ये दोनों वायरस मौजूद रहते हैं, पर ये डेल्टा वायरस डोमिनेंट हो जाता है, ये ज्यादा फैलने लगता है। और बहुत ज्यादा जब फैलने लगता है तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा
आक्रामक हो, कई बार ज्यादा फैलने से कम्युनिटी में ज्यादा ट्रांसमिशन के बाद वो हल्का भी पड़ सकता है। तो इसलिए अभी इसके बारे में, इसके वायरस के बिहेवियर से ऐसा नहीं लगता कि अभी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है। तो अभी अपन ने देखा कि काफी लाखों के केसेस से लेकर अब हजारों में आ गए हैं। तो ये एक ठीक ही संदेश है कि शायद ये बहुत ज्यादा इन्फेक्ट ना करे। तो अभी अपने को ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि वायरस का कैसा बिहेवियर कर रहा है। और दूसरे देशों में आपने देखा हो, यूके, रशिया में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये अप एंड डाउन वायरस में आता रहता है। और रूप बदलना, तो इसका इतना जल्दी जल्दी रूप बदलना भी काफी आश्चर्यजनक फीचर है इसका, कि इतना जल्दी जल्दी कैसे ये वायरस रूप बदल रहा है। तो इसलिए स्टडी शोध का विषय है कि इतना जल्दी कैसे बदल रहा है। हालांकि अभी अपने को बहुत निश्चिंत नहीं बैठना है, अपने को एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर रखना है। जब भी बाहर जाएं, सोशल गैदरिंग में जाएं, तो मास्क वगैरह पहने। तो एक चीज तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है प्रिवेंशन के लिए, कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी दूसरे मेजर्स है, प्लस वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी, चौथा पॉइंट। जी, और अब आइए उत्तर प्रदेश के बड़ौत का रुख करते हैं और महेश शर्मा जी से उनका सवाल सुनते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले एक सूचना देना चाह रहा हूँ। हमारा जो है पूरा परिवार वैक्सीन ले चुका है और सभी दोस्तों से अपील है कि वैक्सीन जरूर लेवे अगर अपनी जान बचानी है तो। जी, शुक्रिया आपके संदेश के लिए। आपको और के बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों तरह के वैक्सीन, आपने दोनों वैक्सीन लगा ली और पूरे परिवार ने वैक्सीन लगवा चुके हैं। और आपका संदेश सुनकर हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी अब वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा लेंगे। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और सब लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे वैक्सीन लगाना चाहिए। इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी कहीं भी नहीं रहनी चाहिए कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी अपन ने देख लिया, काफी अपने को एक्सपीरियंस हो गया। 7 महीने हो गए वैक्सीन लगते हुए, इसमें किसी तरह के दुष्परिणाम नहीं है और बहुत ही फायदेमंद है। जी, आइए अब उत्तर प्रदेश के अनीश और रहमान जी का सवाल सुनते हैं। अनीश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं अनीश जी? अनीश जी, आप अपने फोन के बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आप थोड़ा सा फोन दूर रखिए। सर, ये ऑनलाइन कमी है सर, मेरी तरफ से नहीं है। जी, कहिए, आप अपना सवाल थोड़ा जोर से पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो एक डोज जो लगवाया था, तो सर इसके बाद में फिर क्या महीने के बाद में डोज लगवाना पड़ेगा सर, ये जो वैक्सीन लगवाई जा रही है? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों बाद वैक्सीन लगवा सकेंगे आप? आप दोनों डोजेस के बारे में हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में? नमस्कार। के वैक्सीन अभी प्रचलित है अपने यहाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, कोवैक्सीन थोड़ा सा रिलेटिवली कम मात्रा में अवेलेबल है। कोवैक्सीन 4 हफ्ते के इंटरवल पे सेकेंड डोज लगाई जाती है। कोविशील्ड के लिए 12 वीक्स का एक टाइम गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, उसके बाद लगाया सेकेंड डोज। कोविशील्ड सेकेंड डोज 12 वीक्स और कोवैक्सीन 4 वीक्स। जी, हमारे अगले श्रोता हैं यशवंत जैन, आइए उनका सवाल सुनते हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ यशवंत जी। मेरा ये आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई जी, और हमारे डॉक्टरों को भी बधाई जी, जो कि लगातार प्रयास करने के बाद आज 42 करोड़ लोगों को टीके लग पाए हैं। और अभी हमारे, जब हम कहते हैं कि 130 करोड़ जनता में टीके लगने हैं, तो अभी हमारी काफी संख्या ऐसी है जिनमें टीकाकरण आवश्यक है। जी, आज 5-7 प्रांत ऐसे हैं जहां पर कोरोना की बीमारी भयंकर रूप धारण कर रही है, तो जिसके लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। और हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपका। जी, कहिए। जो डॉक्टर लोग हैं उनके प्रयासों से भी हम इस बीमारी को रोक पाने में सफल हुए हैं। आप आज क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन लगाई जाती है वो कितने सेकंड और कितने मिनट में हमारे को लगनी चाहिए? ये आज तक मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है, जानना चाहते हैं। इनका मेन मकसद ये है
कि वैक्सीन लगने की कितनी देर बाद उसका असर शुरू हो जाता है? जी हाँ, जैसे वैक्सीन अपन ने वैक्सीन लगा ली, सेकेंड डोज, पूरी इम्यूनिटी आने में जो भी वैक्सीन की एफिकेसी जिसको कहते हैं अपन 70% से लेकर 80% के बीच में है प्रोटेक्टिव एफिकेसी, वो वैक्सीन की सेकेंड डोज लगने के 14 दिन बाद असरदार हो जाती है। जी, और इन 14 डेज आफ्टर सेकेंड डोज। हालांकि पहली डोज लगने से पार्शियल प्रोटेक्शन हो सकता है 60%, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड डोज लगने के बाद 14 दिन बाद तो आपको इम्यूनिटी आ जाती है, और वो अब जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया कि वो कब तक रहेगी, एटलीस्ट 9 to 12 मंथ, साल भर तक तो रहेगा ही रहेगा। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी, स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने हमें ढाल दे दी, कवच दे दिया, अब हमें तलवार कब देंगे? हमें इसको मारने का, जो इसको बचने का तो उपाय आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, हम लोग बच रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, अब उसके ऊपर हम अटैक कब करेंगे? अब हमें तलवार कब देंगे? जी डॉक्टर, इनका मेन मुख्य सवाल जो ये है, जानना चाहते हैं कि कोरोना को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कोरोना से जी। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, इनका सवाल उस तरफ पॉइंट कर रहा है कि एंटीवायरल ड्रग ऐसी कौन सी दवाई है, जैसे मलेरिया के लिए कुनीन थी या आर्टिसुनेट था, ऐसा है वायरस के लिए अभी कोई ऐसी दवाई नहीं आई इस वायरस के लिए। SARS-CoV-2 जो वायरस है, इसके लिए बहुत चमत्कारिक दवा एंटीवायरल विथ 100% एफिकेसी नहीं आई। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि डेंगू बुखार जो है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, वो भी एक RNA इन्फेक्शन है। हालांकि वो रेस्पिरेटरी नहीं है, मच्छर के काटने से होता है। तो उसमें क्या हुआ कि 1762 में केसेस रिपोर्टेड थे, आज तक उसके लिए डेंगू वायरस को अटैक करने वाली दवाई नहीं बन पाई जी। तो इसलिए ऐसी चमत्कारिक दवाई जो कि एंटीवायरल इफेक्ट दे दे, कि वायरस को ही एकदम से खत्म कर दे, 1-2 गोली दी या 3 दिन का कोर्स ले लिया, जैसे मलेरिया का लेते हैं 3 से 5 दिन का, उस तरह से हो जाए, तो अभी वो एक्सपेरिमेंटल ही है। इस तरह से बहुत चमत्कारिक दवाई नहीं है। कुछ फायदेमंद दवाइयां हैं, जैसे वो हम यूज करते रहे हैं कोविड के टाइम में। और दूसरा, अभी बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है इसका जी। बचाव आपको पता है, वैक्सीन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही है। जहां तक कहें कि एंटीवायरल, स्पेसिफिक एंटीवायरल अभी फ्यूचर में, निकट भविष्य में आने की कोई बहुत संभावना नहीं नजर आती। हमारे अगले श्रोता हैं आजमगढ़ से DT उपाध्याय, आइए उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। उपाध्याय जी, आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए। अच्छा, कर दी। हाँ जी, आप सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं उपाध्याय जी? हम 13 मई को कोवैक्सीन का पहला डोज लिए थे जी, और 10 जून को दूसरा डोज का ड्यू हो गया। उस दरमियान उसको मलेरिया बुखार हो गया और दो राउंड हो गया। इस तरह से दूसरा वैक्सीन टीका लेने में 1.5 महीने का मैं लेट कर गया हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, ये पहले और दूसरे डोज के अंदर इन्हें मलेरिया बुखार हो गया था और दूसरा डोज इनका लेट हो गया है, अब क्या कर सकते हैं? ये कोई बात नहीं, उसमें 4 हफ्ते अगर अप्रोप्रिएट उस टाइम बुखार आ गया है तो उस बुखार खत्म होने के 3-4 दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन फिर भी असरदार रहेगा जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और खासकर पहली और दूसरी डोज के बीच भी? पहली और दूसरी डोज के बीच में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहली डोज लगने के बाद 1-2 दिन तक थोड़ा सा वो बुखार या हेडेक, पेट में दर्द, उल्टी, इस तरह से कुछ छोटे मोटे रिएक्शन हो सकते हैं, या फिर जहां इंजेक्शन लगा है वहां पे थोड़ा दर्द हो सकता है, तो उसके लिए पैरासिटामोल नाम की सिंपल गोली आती है, वो ले सकते हैं। दूसरी डोज जब भी टाइम हो, इधर 4 वीक्स फॉर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए 12 वीक्स, 10 to 12 वीक्स, जब भी हो अपना टाइम जरूर नोट कर लें और उस टाइम लगा लें। इसमें कोई सावधानी की जरूरत नहीं होती। सावधानी सिर्फ वही है, कोविड से बचाव रखना है,
आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन, पहली डोज लग जाए, सेकेंड डोज लग जाए, पर अपने को वो मास्किंग और ये चीजें, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ज्यादा लोगों में घूमना फिरना, पार्टी करना, इनसे बिल्कुल बचना पड़ेगा और इनका एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो मेंटेन करना पड़ेगा। जी, कोरोना जागरूकता श्रृंखला पूरे देश में सुनी जा रही है और पूरे देश से हमें लगातार फोन आते रहते हैं। आइए अब सीधा कुल्लू का रुख करते हैं और वहां से राजू सिंह जी को सुनते हैं कि क्या जानना चाहते हैं, उनका क्या सवाल है कोरोना को लेकर। राजू जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार राजू जी, नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूं कि ये ऐसा कोरोना के कितने दिन के बाद सर वाइट फंगस और ब्लैक फंगस होने की भावना हो सकती है, तो सर इस विषय में कहीं तो कोई चीज नहीं होती है, तो इसके ऊपर फिर एहतियात कर सकते हैं कि कितने दिन तक का में। डॉक्टर साहब, ये मुख्य रूप से इनका सवाल ये है कि कोरोना होने के कितने दिनों बाद ब्लैक फंगस हो सकती है। ये बहुत ही वाइड सा सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोविड इन्फेक्शन, देखिए, एक तो कोविड इन्फेक्शन बिल्कुल माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी का होता है। माइल्ड कैटेगरी अपने आप ही ठीक हो जाती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। दूसरा जो कैटेगरी है मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन, जिसमें कि मरीज को भर्ती कराया जाता है, जिसमें मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसमें मरीज को कई तरह की दवाइयां देनी पड़ती है, स्टीरॉइड, या मरीज किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, डायबिटीज है, कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि कोविड इन्फेक्शन के कारण थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पर्टिकुलरली स्टीरॉइड का यूज, ऑक्सीजन का लंबे टाइम तक यूज, तो उसमें कुछ टाइम तक, कुछ हफ्तों तक ये ब्लैक फंगस के चांसेस रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा डायबिटीज हो, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक स्टीरॉइड यूज किया है, पर आज की तारीख में जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, स्टीरॉइड का जो यूज है, स्टीरॉइड दवाई है जो कि लाइफ सेविंग भी है, बट उसको कम से कम ड्यूरेशन और कम से कम डोजेस में सही डॉक्टर, सही सलाह के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, लंबे टाइम तक इस्तेमाल न किया जाए। डायबिटीज को ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से इंसुलिन या अन्य दवाइयों से कंट्रोल किया जाए, तो इससे चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। जी, आइए अब हरियाणा के सिरसा से पत्तू राम जी का सवाल सुनते हैं और जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। पत्तू राम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, मेरी एक शिकायत है आप लोगों से। जी कहिए। यह शिकायत है सर जी, जो ये कोविड का प्रोग्राम चलता है, इसमें सर जी आप श्रोता भाइयों के कॉल बहुत कम लेते हो, ज्यादा से ज्यादा कॉल लिया करो सर, आप बातें बहुत करते रहते हो सर। जी, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे संदेश आप तक पहुंचा सके, और कई बार हमारी कोशिश ये भी रहती है कि अगर हमारे श्रोता का सवाल सही तरीके से हमारे डॉक्टर साहब को नहीं समझा पा रहे, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सवालों को डॉक्टर साहब तक पहुंचा दें और उनका जो संदेश है वो आप तक पहुंचा दें। जानिए, अब बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। सर जी, मैं देखना चाहता हूँ, जैसे ये टीका लगवाया जा रहा है। हाँ जी। तो इसमें सर जी लगवाने जाए तो पहले कोई रोटी राटी खाकर जाए सर जी? हाँ डॉक्टर साहब, ये इनका सवाल बहुत ही खास सवाल है और काफी सारे श्रोता हमसे जानना चाहते हैं कि टीका लगवाने से पहले खाली पेट जाएं या कुछ खाकर जाएं? ना, खा के जाए, उसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट है। आराम से, टीका तो बिल्कुल एक मामूली सी चीज है, आराम से खाना पीने का, कोई उसमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी सकता है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुले रहते हैं ज्यादातर सेंटर्स, किसी भी टाइम, उसमें खाने से कोई रिलेशन नहीं है किसी तरह का। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से रमेश कुमार। रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ना 9 अप्रैल को कोवैक्सीन लगवाई थी, तो उसके बाद मई में मुझे कोरोना हो गया और वो 10 तारीख को ठीक हो गया, 10 मई को। अब मैं सेकंड डोज कब लगवा सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे 2.5 मंथ्स हो गए हैं। जी डॉक्टर रमन। जी हाँ,
इस बारे में बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर फर्स्ट डोज के बाद इन्फेक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट जी कहिए डॉक्टर साहब। गवर्नमेंट का रेगुलेशन ये है, देखिए एक तो वैक्सीन लगा हुआ है, तो दूसरा सेकेंड डोज जब लगने से पहले कोविड इन्फेक्शन हो गया है, तो दूसरा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मामूली इन्फेक्शन होगा। अब ये इन्फेक्शन जब हुआ है उसके बाद जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनी है वो 3 महीने तक रहेंगी। तो इस गवर्नमेंट का ये रेगुलेशन है कि 12 वीक्स के बाद आप अपना सेकेंड डोज जो है वो कंप्लीशन कर ले, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन जो हो गया है उनसे, उसके कारण जो एंटीबॉडीज बनी है वो कुछ टाइम तक रहेंगी। इससे कि ये फायदा होगा कि आपको अभी वैक्सीन की एंटीबॉडीज की इतनी जरूरत नहीं है। जिनको एक भी डोज नहीं लगी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो 12 वीक्स तक आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए अब दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनील जी। सुनील जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। लगा चुका हूँ, ठीक है सर। दूसरा डोज लगवाने के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि वैसे ही आधार कार्ड देकर मिल जाएगा? जी सुनील जी ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि दूसरा वैक्सीन लगवाने जब ये जाएंगे तब इन्हें क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या अगर सीधा सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा? जी, फर्स्ट डोज पे जब आपके पास नोटिस आ जाता है कि फर्स्ट डोज लग गई है तो उसमें आपको अपने को डेट याद रखनी है और आपके पास मैसेज आता है। इन केस मैसेज नहीं आता तो आपको 4 हफ्ते या 12 जो भी है सेकेंड डोज का टाइम जब भी आता है आपको अपना आईडी कार्ड लेके और जो पहले जो जनरेट हुआ है पहली डोज का सर्टिफिकेशन एक उसमें टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, वो लेके आप चले जाएं और अपना आईडी प्रूफ लेके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना टाइम आपको याद रखिए। इनकेस अगर आपके पास मैसेज नहीं आ पाता है तो आप जाके लगवा सकते हैं, बिकॉज कई बार वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है ना। आज नहीं आया, आज कम डोज आई है या 2 दिन नहीं आई, तो इस तरह से आपको अपना डोज के हिसाब से कब लगना है उसको अपने खुद को याद रखे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आइए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं और इंद्रभान सिंह जी का सवाल सुनते हैं। इंद्रभान सिंह जी क्या जानना चाहते हैं? सर मैं चिरमिरी पुरातन कॉलेज जिला पूर्णिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। प्रश्न ये सर, कोरोना का DRDO की नई दवा क्या बेहद कारगर है? जी डॉक्टर बहुत संक्षेप में ये जानना चाहते हैं कि DRDO की जो दवाई है वो कितनी कारगर है अब तक? हाँ, ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, इस पे अभी ट्रायल चल रही है। जो शुरू में जो ट्रायल रिजल्ट के हिसाब से 200 से कुछ पेशेंट्स में उसमें ट्राई किया गया था, काफी लंबे टाइम तक दवाई दी जाती है इसमें, तो इसके अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी इफेक्टिव है ये, अभी इसके रिजल्ट्स पूरे जब तक लार्ज स्केल पे स्टडीज नहीं आ जाए इसके बारे में कमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर रमन, हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम इतने छोटे से वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी इस कार्यक्रम में रख सके, ज्यादा से ज्यादा कॉल ले सके। फिर भी अगर कुछ सवाल अगर हम नहीं पूछ पाते या कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल पाते या कुछ कॉलर के सवाल जो है हम तक नहीं पहुंच पाते तो आप अगले कार्यक्रम में जरूर अपने सवाल पूछ सकते हैं। रोजाना 9:30 पर हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन सक्सेना को इजाजत दें, लेकिन आप मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।